Hello everyone, I am Pankaj Kapadia, BTech IIT Delhi and Director IIT Tapasya. I would like to discuss a chapter called Solutions from the subject of chemistry in class 12th. So let's discuss solutions. Solutions, as we say, the first question which comes to our mind is, what is a solution? Solution होता क्या है? The definition says a homogeneous mixture of two or more substances is called a solution. A homogeneous mixture of two or more substances is called a solution. Here we must focus on two words. One is homogeneous and the other is a mixture. So before I go to homogeneous, I would like to focus on the mixture. That solution is basically a mixture. Solution basically एक mixture है. आपने बहुत पहले पढ़ा होगा एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स. सो बेसिकली यह एक मिक्सचर है, दो या दो से अधिक चीजों का एक मिक्सचर. कैसा मिक्सचर? होमोजेनियस मिक्सचर. तो होमोजेनियस किसे कहते हैं, अब हम इस पे फोकस करेंगे. वुड लाइक टू फोकस ऑन दिस. सो एज यू कैन सी दैट अ होमोजेनियस मिक्सचर हैज two necessary ingredients. Number one, there should be only one phase. What does that mean? It actually means maybe we mixed two different phases, but ultimately after mixing it becomes one. जैसे example, sugar and water, चीनी और पानी. पानी में हमने चीनी मिलाया, उसको मिक्स किया. पहले चीनी नीचे जमा हुआ होगा, सॉलिड और लिक्विड दोनों दिखाई दे रहा होगा. यह सॉल्यूशन तब बनेगा जब चीनी पूरी तरह से घुल के अब वो सॉलिड पार्टिकल्स दिखने बंद हो जाए. मतलब सबका सब क्या बन गया? लिक्विड बन गया. सो देयर इज ओनली वन फेज. सेकेंड पॉइंट इज द मिक्सिंग शुड बी यूनिफॉर्म. अब ये यूनिफॉर्म मिक्सिंग का मतलब क्या होता है? इफ आई टॉक अबाउट यूनिफॉर्म मिक्सिंग, तो यू कैन से दैट a mixing is uniform in such a way that if I take two glasses of the solution, one from the top and the other from the bottom, in both the glasses the relative amounts of all the components should be consistent. Means जितना पानी और चीनी का रेशियो इस ग्लास में होगा, उतना ही पानी और चीनी का रेशियो इस ग्लास में भी होगा. यानी कि इस सॉल्यूशन में कहीं से भी हम एक ग्लास पानी ले लें, एक ग्लास सॉल्यूशन ले लें, तो उसमें पानी और चीनी का जो रिलेटिव अमाउंट है वो फिक्स रहेगा. इसी को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मिक्सिंग. नेक्स्ट वी विल डिस्कस what constitutes a solution. A solution has two components, solute and solvent. Now let us assume कि by mixing A and B we formed a solution. एक solution के दो हिस्से होते हैं, solute और solvent. Solution के दो हिस्सों में से कौन सा solute होगा, कौन सा solvent होगा, we would like to focus on that. तो से सपोज हमने ए और बी को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बना दिया, तो इस ए और बी में से सॉल्यूट कौन सा होगा और सॉल्वेंट कौन सा होगा? इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए अगर मैं जनरली किसी से पूछता हूं, तो जैसे कि जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा, जिसका अमाउंट कम होगा वो सॉल्यूशन होगा. काफी हद तक ये बात सही भी है, लेकिन कहीं ना कहीं देयर माइट बी अ डिफरेंस. कैसे? तो मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगा कि और कुछ हो या ना हो, एक बात पक्की है कि द फेज ऑफ द सॉल्वेंट एंड द सॉल्यूशन मस्ट बी द सेम. मतलब जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि सॉल्यूशन में एक ही फेज होगा. तो से सपोज अगर ए और बी दोनों का फेज अलग अलग है, तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन ये तभी होगा जब मिक्स होने के बाद एक ही फेज हो जाए. तो अगर सपोजेडली ए सॉलिड है और बी लिक्विड, और मिक्स होने के बाद वो फाइनली लिक्विड बचता है, तो इररेस्पेक्टिव ऑफ कि ए कितना था और बी कितना था,
बी सॉल्वेंट होगा और ए सॉल्यूट होगा। सिमिलरली अगर ए और बी को मिक्स करने के बाद फाइनली हमें सॉलिड मिल जाए तो इररिस्पेक्टिव ऑफ कि हमने कितना ए मिलाया था कितना बी मिलाया था, जो सॉल्वेंट होगा वो ए हो जाएगा। तो आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग दैट फेज सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का वो सेम होना चाहिए, ये पहली कंडीशन है। हाँ, यदि दोनों का फेज सेम रहा, इफ द टू फेजेस आर द सेम, देन जिसका अमाउंट ज्यादा होगा उसे हम सॉल्वेंट कहेंगे, जिसका अमाउंट कम रहेगा उसको हम सॉल्यूट कहेंगे। और व्हेन आई से अमाउंट, तो अमाउंट हम तीन चीजों में नॉर्मली बात कर लेते हैं। वी कैन टॉक अबाउट मोल्स, वी कैन टॉक अबाउट वॉल्यूम्स एंड वी कैन टॉक अबाउट मास एज वेल। सो किसको हम ज्यादा कहेंगे किसको कम कहेंगे, तो मैंने ये जो लिखा है ये प्रायोरिटी ऑर्डर लिखा है। कभी भी किसी को ज्यादा कम देखते वक्त हम सबसे पहले उसका मोल्स कंसीडर करेंगे। यदि मोल्स किसी के ज्यादा हैं तो डेफिनेटली वो सॉल्वेंट है। किसी का वॉल्यूम, अगर मोल्स इक्वल हुए तब हम वॉल्यूम पे जाएंगे, और अगर वॉल्यूम भी इक्वल हुआ तब जाके हम मास कंसीडर करेंगे। और ये कॉन्सेप्ट हम केवल तभी लगाएंगे जब ए और बी दोनों का फेज सेम हो, क्योंकि अगर फेज अलग अलग है तो वहीं पर फैसला हो गया है कि कौन सॉल्वेंट होगा कौन सॉल्यूट। जिसका फेज सॉल्यूशन के फेज के साथ मिक्स सेम रहेगा उसी को हम सॉल्वेंट कहेंगे। आई विल गिव यू वेरी क्लियर एग्जांपल्स। जिसमें सबसे पहले मैं बात करूं कि चीनी और पानी को मिक्स कर लेते हैं। चीनी और पानी को मिक्स करके जब हम एक शरबत बना लेते हैं तो वो उसका फेज लिक्विड होता है, इसलिए उसमें चीनी सॉल्यूट है और पानी सॉल्वेंट है। लेकिन हमारे बिहार में एक बहुत अच्छा स्वीट डिश कहलाता है खाजा। खाजा में मैदे की एक परत, मैदे का जो बना रहता है उसके ऊपर एक चीनी की परत बनी रहती है। उस चीनी की परत में भी, जिसको हम पाक कहते हैं या चाशनी टाइप की चीज कहते हैं, उसमें भी पानी और चीनी होता है, लेकिन वो सॉलिड फॉर्म में होता है, इसलिए वहां पर चीनी सॉल्वेंट हो जाएगा और पानी सॉल्यूट हो जाएगा। मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। सपोजिटली हमने रोटी पकाने के लिए आटा में पानी मिला के आटा गूंथ लिया। ये भी एक मिक्सचर है, इसमें आटा और पानी का मिक्सचर है। जो रोटी गूंथा गया, जो आटा गूंथा गया, उसमें आटा सॉल्वेंट है और पानी सॉल्यूट, क्योंकि मिक्स होने के बाद अल्टीमेटली वो सॉलिड रहा। लेकिन हमारे यहाँ एक मालपुआ पकाने की पद्धति होती जिसमें आटा कम अमाउंट में और पानी ज्यादा, ताकि उसको लिक्विड बना दिया जाए। उस सिचुएशन में आटा जो है वो सॉल्यूट हो जाएगा और जो पानी है वो सॉल्वेंट हो जाएगा। हालांकि वो क्लियर लिक्विड नहीं होता, इसलिए उसको सॉल्यूशन कहना ही गलत है। मैंने जैसे एग्जांपल के लिए आपको समझाना चाहा कि कैसे अलग अलग फेज होने पर जो फेज ऑफ सॉल्वेंट है और जो फेज ऑफ सॉल्यूशन है वो सेम होना चाहिए, और वही डिसाइड कर लेगा कि कौन सॉल्वेंट होगा कौन सॉल्यूट। हाँ, अगर सेम फेज रहा, जैसे फॉर एग्जांपल दूध और पानी, या फॉर एग्जांपल दारू और पानी, ऐसे केस में हमें, चूंकि ये दोनों लिक्विड है, या मान लीजिए किसी मेटल का एलॉय है तो वो दोनों सॉलिड हैं, या मान लीजिए हवा है, इसमें सारे के सारे गैसेस हैं, तो ऐसे केसेस में हमें देखना होगा कि किस स्पीसीज का अमाउंट ज्यादा है। जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा, जिसका अमाउंट कम होगा वो सॉल्यूट होगा। और अमाउंट कंसीडर करते वक्त प्रायोरिटी ऑर्डर है, मोल्स पहले चेक करेंगे, अगर मोल्स बराबर हुए तब वॉल्यूम चेक करेंगे, और अगर वॉल्यूम भी बराबर हुआ तो मास चेक करेंगे। इट इज हाईली अनलाइकली कि तीनों के तीनों आपस में बराबर हो, और अगर वास्तव में हुए तो उसमें किसी को भी सॉल्यूट कहना या किसी को सॉल्वेंट कहना उचित नहीं। Now we will discuss the types of solutions. We have already discussed what is a solution, what is solute and what is solvent, and how to figure out each one of them. Now, if I talk about the types of solutions, the criteria can be various things. Right now, we are focusing on the physical state of solute and solvent. The physical state of solute and solvent, as we all know, it can be solid, liquid and gas. So we are here with 9 types of solutions. One is when the solute is solid and the solvent is also solid. It can be said as solid in solid. When the solute is liquid and the solvent is solid, it can be said as liquid in solid. And this way we can find
3 types of solutes and 3 types of solvent. That makes it 3 into 3, 9 types of solutions. And we can see here. Solid in solid, clear example is alloy. Any alloy of two metals can be a solution which is solid in solid. Now liquid in solid, gel. Gas in solid, foam. जो गद्दा होता है जिसमें हम लोग बैठते हैं उसमें हवा भरी होती है, पोर्स के थ्रू हवा जाती है और वो सॉलिड है होता है बेसिकली, लेकिन उसके अंदर एयर होता है, बेसिकली गैस होता है। जब हम उसमें बैठते हैं तो गैस बाहर निकलता है, फिर जब वापस उठ जाते हैं तो वो फिर से वापस भर जाता है। द नेक्स्ट इज सॉलिड इन लिक्विड। बहुत सिंपल एग्जांपल है नमक पानी में। लिक्विड इन लिक्विड, दारू और पानी मिक्स कर दीजिए, दूध और पानी मिक्स कर दीजिए। गैस इन लिक्विड, कोल्ड ड्रिंक, हम सब जानते हैं कोल्ड ड्रिंक इज नथिंग बट कार्बोनेटेड वाटर, CO2 डिसॉल्व्ड इन वाटर। नेक्स्ट सॉलिड इन गैस, डस्ट इन एयर, हवा में जो धूल होता है वो बहुत अच्छा एग्जांपल है सॉलिड इन गैस का। लिक्विड इन गैस, इट कैन बी सेड एज मिस्ट, एंड द लास्ट गैस इन गैस, एयर इटसेल्फ इज अ वेरी गुड एग्जांपल, जिसमें हम कह सकते हैं कि ये गैस इन गैस है। इस चैप्टर में हम ये सारे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस पर फोकस करने नहीं जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली फोकस कर रहे हैं लिक्विड सॉल्यूशंस। तो इन दिस चैप्टर वी विल फोकस ऑन ओनली लिक्विड सॉल्यूशंस। एंड व्हेन आई से लिक्विड सॉल्यूशंस, इट मींस व्हेन द सॉल्वेंट इज लिक्विड। सॉल्वेंट अगर लिक्विड है, ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। और इस चैप्टर में हम लोग फोकस करेंगे केवल और केवल लिक्विड सॉल्यूशंस पे। तो अभी के बाद से जो भी डिस्कशन हम करेंगे उसमें बाय डिफॉल्ट सॉल्वेंट जो होगा वो लिक्विड होगा। ठीक है, ऑलराइट, देख लीजिए। नाउ वी विल डिस्कस कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होगा, व्हाट इज मींट बाय कंसेंट्रेशन। कंसेंट्रेशन कहते किसे। सो हियर वी गो। It refers to the amount of solute dissolved in a given amount of solvent oblique solution। मतलब किसी भी सॉल्यूशन की दी हुई मात्रा में या किसी भी सॉल्वेंट की दी हुई मात्रा में, वो दी हुई मात्रा कुछ भी हो सकती है, 100 ग्राम में कितना, 1 मोल में कितना, 1 लीटर में कितना, वो एक केजी में कितना, वो कुछ भी हो सकता है। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूशन या सॉल्वेंट की दी हुई मात्रा में सॉल्यूट की मात्रा कितनी है, उसी को हम कहते हैं कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब कंसेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत सारे टर्म्स डिफाइन किए जाते हैं, हम लोग बारी बारी से उसको डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला, मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे सबसे पहला कंसेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर का मतलब क्या होता है, जैसे नाम से ही क्लियर है, ग्राम पर लीटर। इसका साफ मतलब अगर मैं नॉर्मल भाषा में समझाऊं तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम सोल्यूट है, इसी को हम कहते हैं स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। सो एज द डेफिनेशन गोज, इट रेफर्स टू द मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम सोल्यूट है, उसी को कहते हैं हम स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। जैसे अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में 40 ग्राम सोल्यूट है तो हम कहेंगे इसका स्ट्रेंथ होगा 40 ग्राम पर लीटर। यदि मैं कहूं 500 ml सॉल्यूशन में 60 ग्राम सोल्यूट है तो हम कहेंगे कि इसका स्ट्रेंथ होगा 120 ग्राम पर लीटर। ये कैसे, अगर इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस कीजिए तो देखिए आप कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ को मैथमेटिकली हम ऐसे लिख सकते हैं, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। ये बहुत ही क्लियर मैथमेटिक्स है, अगर आप नॉर्मल तरीके से सोचेंगे तो बहुत अच्छे से सबको क्लियर हो जाएगा। आपको एक एग्जांपल से मैं क्लियर करता हूं। जैसे क्वेश्चन है ये, 30 ग्राम्स ऑफ यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला आपको गिवन है NH2CO NH2 is dissolved in 400 ml of its aqueous solution। 30 ग्राम ऑफ यूरिया को 400 ml उसके एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया गया, जिस सॉल्यूशन की डेंसिटी, उस डेंसिटी इज 1.2 ग्राम पर ml। कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहूं तो अगर मैं इस फॉर्मूले से जाऊं तो बहुत सिंपल तरीका है कि स्ट्रेंथ बराबर मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो 400 ml को हम लीटर में कन्वर्ट कर देंगे, ये 2.5 से बेसिकली ये कैंसिल हो जाएगा,
that is equal to 60 grams, no, 75 grams per liter. So the solution का strength आ गया 75 grams per liter. अगर आप इसको जरा यूनिटरी मेथड से सोचिए तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि सिंस 400 ml सॉल्यूशन में 15 ग्राम सोल्यूट है, सॉरी 30 ग्राम सोल्यूट है, तो 1 लीटर यानी कि 1000 ml सॉल्यूशन में कितना ग्राम सोल्यूट होगा। तो लिटरल मीनिंग उसका वही है जो हमने आज तक समझा है और अभी तक समझा है, वो यही है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम सोल्यूट है, इसी को हम कहते हैं स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। नाउ इसमें एक बात और ध्यान दीजिएगा कि इसका यूनिट है ग्राम पर लीटर और डेंसिटी का भी यूनिट होता है ग्राम पर लीटर या ग्राम पर ml। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ और डेंसिटी सेम चीज है? द आंसर इज नो। स्ट्रेंथ और डेंसिटी सेम चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट्स ट्रू, लेकिन जिसका मास उसी का वॉल्यूम और उसी का डेंसिटी। यहां पर क्या है कि मास सॉल्यूट का और वॉल्यूम सॉल्यूशन का, तो डेंसिटी किसका? अगर हमें मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दिया जाता तो ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट हो जाता। मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हो जाता। तो बेशक इसके यूनिट्स और इसके डायमेंशंस डेंसिटी के डायमेंशन से मैच करते हैं, बट इसका कहीं से भी मतलब ये नहीं है कि जो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं ग्राम पर लीटर में, वो और डेंसिटी सेम चीज है। ये बात मुझे एक्सप्लेन करनी थी। मूविंग ऑन नेक्स्ट, we will discuss the next term which is used for expressing concentration, that is molarity. Molarity is denoted by capital M and its unit is mole per liter. So what is molarity? वैसे तो 11th standard में अभी आप लोग पढ़े होंगे। It refers to the number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution. यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट है, उसी को कहते हैं मोलरिटी। जैसे कि मैंने कहा था कि एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट में सॉल्यूट का अमाउंट कितना है, उसको कहते हैं कंसंट्रेशन। तो जैसे यहां पर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो इन टर्म्स ऑफ मोल हम बात कर रहे हैं। तो अगर मैं यहां देखूं कि मोलरिटी क्या होता है, तो मैथमेटिकली हम उसे कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब जरा आप याद कीजिए, आप जानते थे कि नंबर ऑफ मोल्स होता था मास अपॉन मोलर मास। तो अब हम दोनों को रिलेट करना चाहते हैं, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर, और अभी हम पढ़ रहे हैं मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर मोल पर लीटर। दोनों में अंतर क्या है? एक कहता है स्ट्रेंथ 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट है, और मोलरिटी कहता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट है। तो वास्तव में दोनों के लिए बेसिस सेम है। 1 लीटर सॉल्यूशन एक बताता है कितना ग्राम सॉल्यूट है और एक बताता है कितना मोल सॉल्यूट है। तो हम लोग जानते हैं कि कभी भी ग्राम को मोल में कन्वर्ट करना हो तो मोलर मास से डिवाइड करना पड़ता है। तो अगर हम स्ट्रेंथ को मोलर मास से डिवाइड कर दें तो ये मोलरिटी हमें दे देगा। तो हमारे पास दो तरीके हो गए, एक तो मैथमेटिकल डेफिनेशन दैट मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, या इसी बात को एक दूसरे तरीके से अगर हम कहें, अगर हमें स्ट्रेंथ पता हो तो स्ट्रेंथ को भी अगर हम मोलर मास से डिवाइड कर दे सॉल्यूट के, तो वहां से मोलरिटी आ जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन के माध्यम से एक्सप्लेन करूं, तो सेम क्वेश्चन जो हमने अभी थोड़ी देर पहले स्ट्रेंथ के लिए किया था, अगर मैं सेम क्वेश्चन में आपसे पूछूं डिटरमाइन मोलरिटी, तो आप कैसे करेंगे? तो उसका एक सिंपल तरीका है कि एक तरीका तो यह है कि चूंकि हम पिछले क्वेश्चन में स्ट्रेंथ निकाल चुके हैं 75 ग्राम्स पर लीटर, और यूरिया का मोलर मास हम सबको पता है 60 ग्राम्स पर मोल। तो अगर हम स्ट्रेंथ को मोलर मास से डिवाइड कर दें तो बड़े ही सीधे तरीके से इसका आंसर आ जाता है 1.25 मोल्स पर लीटर, यानी कि मोलरिटी जो है वो 1.25 है, राइट। इसी बात को अगर हम मैथमेटिकल डेफिनेशन से जाना चाहें तो नंबर ऑफ मोल्स होता था मास अपॉन मोलर मास,
और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो अगर मैं अप्लाई करूं 30/60 डिवाइडेड बाई 400/1000, ये 30 ग्राम जो मास दिया हुआ था उसको हमने 60 से डिवाइड करके मोल्स में कन्वर्ट कर दिया और मोल्स को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर से डिवाइड किया, ये आपका आंसर आ गया 1.25। सो वट एवर सूट्स यू, आप डेफिनेशन से जाएं या, क्योंकि सेम चीज है, अलग अलग चीज है ही नहीं। तो ये होता है मोलरिटी। और यहां से एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट आता है कि कभी भी नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स को आप मोलरिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स आपको मिल जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, एक तीसरा टर्म आता है दैट इज कॉल्ड मोलालिटी। मोलालिटी और मोलालिटी में अंतर यह है कि वहां आर होता है मोलारिटी और यहां एल होता है मोलालिटी। तो मोलालिटी को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं स्मॉल एम से। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि मोलालिटी होता क्या है। तो आप देख सकते हैं कि इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि अब पैरामीटर चेंज, पहले हम 1 लीटर में देख रहे थे सॉल्यूशन में, अब हम क्या देख रहे हैं कि 1 kg सॉल्वेंट में कितना मोल सोल्यूट है। मोलालिटी का डेफिनेशन है, मोलालिटी का मतलब होता है कि 1 kg सॉल्वेंट में कितना मोल सोल्यूट है, उसी को हम कहते हैं मोलालिटी। इसका यूनिट हो जाएगा मोल पर केजी। और अगर आप मैथमेटिकली इसको एक्सप्रेस करना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यानी कि 1 kg सॉल्वेंट में कितना मोल सोल्यूट है। और मोलरिटी और मोलालिटी को रिलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है जिसमें हम कहते हैं, ये फॉर्मूला रहा जहां डी जो है वो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है ग्राम पर एमएल में, कैपिटल एम जो है वो मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन है मोल पर लीटर में, ये जो एम नॉट है वो है मोलर मास ऑफ सोल्यूट ग्राम पर मोल में, 1000 एक नंबर है, और ये जो स्मॉल एम है दैट इज मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इन मोल पर केजी। सो फॉर्मूला सेज डी इज इक्वल टू कैपिटल एम ब्रैकेट क्लोज मोलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन 1000 प्लस 1 अपॉन मोलालिटी। मैं इसको डिराइव करूंगा कि ये कैसे सही आता है, और इसका एग्जांपल देने के लिए फिर मैं वही कहूंगा, सेम क्वेश्चन जो हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, अगर आपसे पूछा जाए कि मोलालिटी कितना होगा या मोलालिटी कैसे निकालेंगे तो वो आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं अभी जस्ट एक्सप्लेन करूंगा। जैसे हम लोगों ने जो फॉर्मूला वहां लिखा था उसका डेरिवेशन हम देखेंगे। सो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो हम बात कर रहे थे ग्राम पर एमएल में, तो डेंसिटी को हम लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल। अब मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स को हम लिखेंगे मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। तो सॉल्यूशन के मास को हमने कह दिया सोल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल जो था उसको हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स इनटू 1000। जैसे अगर मैं कहूं कि वॉल्यूम है 450 ml, तो 450 ml को हम लिख सकते हैं 0.45 इंटू 1000। सो बेसिकली मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स को हम फिर लिख देंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स को लिखेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी इंटू 1000, और नीचे एज इट इज रह गया। अब मैंने क्या किया कि इस पूरे एक्सप्रेशन में से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कॉमन ले लिया और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कॉमन ले लिया। तो जैसे ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कॉमन लिया मैंने, तो यहां बच गया मोलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन 1000, और ये 1000 कैंसिल हो गया, तो यहां बच गया मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और चूंकि मैंने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कॉमन लिया था तो नीचे डिवाइड हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट से। तो यहां से आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, इसी को हम कहते हैं मोलरिटी, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इसी को हम कहते हैं मोलरिटी। तो ये रिलेशन हमें देता है मोलरिटी, मोलालिटी और डेंसिटी के बीच एक रिलेशन, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में डेटा यूज होता है मोलालिटी का, जबकि ऑस्मोटिक प्रेशर में डेटा यूज होता है मोलरिटी का। तो अगर एक पैरामीटर से दूसरे पैरामीटर पे जाना होगा तो इस कन्वर्जन के फॉर्मूले की हमें आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है। अब जैसा कि मैंने बताया था कि प्रीवियस क्वेश्चन में आप मोलालिटी निकालिए, तो आप देखिए स्ट्रेंथ निकालते वक्त
और मोलरिटी निकालते वक्त हमें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन की आवश्यकता नहीं पड़ी थी, बट नाउ अगर हमें मोलरिटी निकालना है तो हमें डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी। तो जैसा कि आप इस फॉर्मूले के बेसिस पर अगर अप्लाई करना चाहें तो जैसा फॉर्मूला हमारे सामने है, डेंसिटी की वैल्यू दी हुई है 1.2 ग्राम्स पर एमएल, मोलरिटी हम लोग पिछले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं 1.25 मोल पर लीटर, मोलर मास ऑफ यूरिया 60 होता है और यहां से आप मोलरिटी निकाल लेंगे, आ जाएगा 1.11 मोल पर केजी। अगर मैं इसका दूसरा मेथड, डेफिनेशन वाला मेथड अप्लाई करना चाहूं तो हम ऐसे कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें गिवन है 400 ml, डेंसिटी गिवन है 1.2 ग्राम पर ml, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हम मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेंगे। मास ऑफ सॉल्यूशन में से अगर हम सॉल्यूट का मास घटा दें तो हमें मास ऑफ सॉल्वेंट मिल जाएगा, which comes out to be 450 grams. Now, molality by definition we know that number of moles of solute upon mass of solvent in kg. So number of moles of solute will be 30 upon 60 and mass of solvent in kg will be 450 upon 1000. It will come out to be 1.11 mole per kg. So this is how we can calculate molality also. Next we will discuss what is mole fraction. Mole fraction क्या होता है, इसको काई से डिनोट करते हैं, and as the definition says, it is the ratio of the number of moles of a substance to the total number of moles. यानी कि ये अगर किसी का भी मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या करना होगा, हमें रेशियो निकालना होगा। इसका रेशियो उस सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो किसके साथ, टोटल नंबर ऑफ मोल्स के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मुझे ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हमें क्या करना होगा, ए के नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर देना होगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स से, ए प्लस बी प्लस और भी अगर कुछ है। सिमिलरली अगर हम सॉल्यूशन के कंटेक्स्ट में बात करें तो कोई आपसे पूछे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या होगा, तो आप कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट भी आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट भी आ जाएगा। अगर कोई आपसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पूछे तो क्या करेंगे आप, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अगर मैं दोनों के मोल फ्रैक्शन को ऐड कर दूं सोल्यूट और सॉल्वेंट के, तो आप देख सकते हैं कि रेशियो को दोनों को जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब मैं आपको यहां पर एक फॉर्मूला एक्सप्लेन करना चाहता हूं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मोलरिटी प्लस 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये एक फॉर्मूला है। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये आया कैसे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी से डिवाइड करूं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को यहां पर हमने मास ऑफ सॉल्वेंट केजी से डिवाइड भी कर दिया और नीचे भी मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये जो टर्म आपका न्यूमरेटर बना वो हो गया मोलरिटी बाय डेफिनेशन। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को हमने लिखा मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी को हमने लिखा मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स अपॉन 1000। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैंसिल हो गया, ये आ गया 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये आ गया डेरिवेशन। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये डेरिवेशन या ये फॉर्मूला हमने आपको क्यों बताया। इसका भी लॉजिक बहुत सिंपल है। इसी चैप्टर में आप आगे पढ़ेंगे वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में हम लोग यूज करते हैं मोल फ्रैक्शन का, और जैसा मैंने आपको बताया था एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, उसमें हम डेटा यूज करते हैं मोलालिटी का। तो कभी वेपर प्रेशर से बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे तो उस केस में ये कन्वर्जन फैक्टर हमारे काम आ सकता है। अब मैं अगर एग्जांपल दिखाऊं तो सेम क्वेश्चन जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इन केस ऑफ स्ट्रेंथ भी, इन केस ऑफ मोलारिटी भी, इन केस ऑफ मोलालिटी भी, अगर सेम क्वेश्चन में मैं आपसे पूछूं डिटरमाइन द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, यानी कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालिए, तो आपके पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो है बाय डेफिनेशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये आ जाएगा 1/51 विच इज इक्वल टू 0.02 अप्रॉक्स। अगर मैं इसको इस फॉर्मूले के बेसिस पे निकालना चाहूं तो जैसा कि हम निकाल चुके थे मोलालिटी 10/9, सॉल्वेंट यहां पर एक्वस सॉल्यूशन में पानी है, पानी का मोलर मास 18 होता है, ये भी आप सॉल्व करेंगे तो 1/51 विच इज अप्रोक्सीमेटली 0.02।
तो इस तरीके से आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि डेंसिटी किसी भी सॉल्यूशन का टेम्परेचर पर डिपेंड कर सकता है, और डेंसिटी डिपेंड करने की वजह से वॉल्यूम डिपेंड कर जाएगा, क्योंकि मास तो कांस्टेंट रहेगा, राइट। तो अगर आप मोस्ट फंडामेंटल यूनिट की बात करेंगे जो कि टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करे, तो मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन ऐसे यूनिट्स हैं जो कि टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेंगे। मोलारिटी और स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर ऑलरेडी वॉल्यूम का टर्म आता है चूंकि उसमें, तो वो टेम्परेचर पर डिपेंड कर सकता है, राइट। वी विल डिस्कस नेक्स्ट। नेक्स्ट अगला टर्म हम लोग डिस्कस करेंगे परसेंटेज। परसेंटेज क्या होता है, पहले इसका लिटरल मीनिंग क्या है, तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसका लिटरल मीनिंग है आउट ऑफ 100 हाउ मच, या आउट ऑफ 100 हाउ मेनी। मतलब अगर मैं नॉर्मल भाषा में तरीके से बताऊं आपको, तो 100 में से कितना, इसी को हम कहते हैं परसेंटेज। अब इसका बेसिस अलग अलग हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, सपोजिटली पूरे भारत का जो एरिया है वो लेट अस अज्यूम 50 हेक्टेयर है, और उसमें बिहार का जो एरिया है वो लेट अस अज्यूम 0.5 हेक्टेयर है। तो बिहार का परसेंटेज इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया हुआ 1%। लेकिन अगर मैं कहूं भारत की जनसंख्या 130 करोड़ है और बिहार की जनसंख्या 13 करोड़ है, तो परसेंटेज ऑफ बिहार इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया विल बी 10%। तो आपने अभी देखा कि अगर हमने बेसिस एरिया चुना तो परसेंटेज कुछ और था, बेसिस पॉपुलेशन चुना तो परसेंटेज कुछ और था। तो परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100 हाउ मेनी या हाउ मच, लेकिन उसका बेसिस हम क्या ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो अगर हम सॉल्यूशन के कंटेक्स्ट में बात करें तो हम परसेंटेज को 3-4 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहला है परसेंटेज वेट बाय वेट, W/W। ये साफ बताता है कि इसका बेसिस मास है, और इसका मैं लिटरल सेंस अगर बताऊं तो ये कहता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सोल्यूट है। आई रिपीट, 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सोल्यूट है, इसी को कहते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट। तो मैथमेटिकली अगर मैं बात करूं तो मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स इनटू 100। नेक्स्ट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। इसका लिटरल मीनिंग होता है कि 100 ml सॉल्यूशन में वेट बाय वॉल्यूम, यानी कि वेट लेना है सोल्यूट का और वॉल्यूम लेना है सॉल्यूशन का। 100 ml सॉल्यूशन में कितना ग्राम सोल्यूट है, उसी को कहते हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो अगर मैं मैथमेटिकली बात करूं, सो दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 100, यानी कि 100 ml सॉल्यूशन में कितना ग्राम सोल्यूट है। अगर आप जरा सोचें, आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, तो क्या स्ट्रेंथ और वेट पर परसेंटेज W/V में कोई रिलेशन हो सकता है? मुझे लगता है साफ साफ हो सकता है। कैसे? स्ट्रेंथ क्या होता था कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम सोल्यूट है, और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है कि 100 ml सॉल्यूशन में कितना ग्राम सोल्यूट है। तो बड़ी सीधी सी बात है कि 1 लीटर में जितना होगा उसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो 100 ml उतना ही होगा, या उल्टा 100 ml में जितना होगा ग्राम, अगर उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 लीटर में उतना ही होगा। तो अगर हम स्ट्रेंथ को 10 से डिवाइड कर दें तो हमें बड़ी आसानी से परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम मिल सकता है। और एक बात और देखिए, अगर आप इन दोनों का रेशियो ले लेंगे तो मास ऑफ सोल्यूट कैंसिल, 100 कैंसिल, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये आ जाएगा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से रिलेशन आया कि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम को आप लिख सकते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, जहां पर डेंसिटी का यूनिट होगा ग्राम पर ml। नेक्स्ट, तीसरा है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, जिसको आप कह सकते हैं कि टोटल जो क्राइटेरिया है वो वॉल्यूम ही है। तो सीधी सी बात यह है कि 100 ml सॉल्यूशन में कितना ml सोल्यूट होगा, उसी को कहेंगे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये आमतौर पर गैसियस मिक्सचर्स में यूज होता है। आप कह सकते हैं इट रेफर्स टू द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये कभी कभी दोनों लिक्विड जब होते हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट तब भी यूज हो जाता है।
जैसे आप अगर किसी लिकर की बोतल पे देखेंगे तो उसमें लिखा रहता है 42.8% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, दैट मींस टोटल 100 ml में 42% इथेनॉल है, बाकी पानी। नेक्स्ट, उसके बाद परसेंटेज बाय मोल भी हो सकता है, जो कि आप ऑब्वियसली टोटल मोल फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको परसेंटेज बाय मोल मिल जाएगा। तो मेरा यहां पर एक क्वेश्चन है कि जो सेम क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं, सेम क्वेश्चन में क्या हम लोग परसेंटेज वेट बाय वेट और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकाल सकते हैं? अगर निकाल सकते हैं तो कितना होगा, यही हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, तो जब हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे पिछले सवाल में कि जो प्रीवियस क्वेश्चन हम डिस्कस अभी तक करते आ रहे थे, उसमें एक सवाल है कि भाई परसेंटेज वेट बाय वेट कैसे निकलेगा। तो 30 ग्राम अपन 480 ग्राम टोटल हम लोग निकाल चुके थे, इंटू 100 कर देंगे, परसेंटेज वेट बाय वेट आ जाएगा। 30 ग्राम अपन 400 ml इंटू 100 कर देंगे, आपका परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम आ जाएगा। अगर आप फॉर्मूले की सहायता से निकालना चाहें तो याद कीजिए, स्ट्रेंथ हमारा पहले आ चुका था 75, उसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो 7.5 आ जाएगा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। और अगर परसेंटेज वेट बाय वेट निकालना हो तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम को डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे, तो 7.5 को 1.2 से डिवाइड कर देंगे तो परसेंटेज वेट बाय वेट आ जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म विच कैन बी यूज्ड इज पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पीपीएम। तो पार्ट्स पर मिलियन जो है बेसिकली है क्या, तो जैसे परसेंटेज होता था आउट ऑफ 100 हाउ मच या हाउ मेनी, यानी कि 100 में से कितना, तो पार्ट्स पर मिलियन होता है 10 लाख में से कितना, आउट ऑफ 10 to the power 6 हाउ मच या हाउ मेनी। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि पीपीएम जो है परसेंटेज का बड़ा भाई है। कैसे? वो 100 में मेजर करता है, ये 10 लाख में मेजर करता है। तो अगर मैं जनरली बात करूं, इट रेफर्स टू द मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिसॉल्व्ड इन 10 to the power 6 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। 10 का पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में, यानी कि 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सोल्यूट है, वही कहलाता है पीपीएम। तो मैथमेटिकली अगर मैं बात करूं तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 to the power 6। यदि आप इसको रिलेट करें परसेंटेज बाय वेट से, तो 10 to the power 6 की जगह वहां 100 होता था और कोई अंतर नहीं। तो अगर मैं परसेंटेज वेट बाय वेट को 10 to the power 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें पीपीएम मिल जाएगा। अगर मैं सेम क्वेश्चन में अप्लाई करना चाहूं जो हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि पीपीएम बताओ कितना होगा, तो पीपीएम हो सकता है परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू 10 to the power 4, दैट इज 62500 पीपीएम। अगर मैं डेफिनेशन से जाना चाहूं तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मास इनटू 100 इनटू 10 to the power 6, ये भी हमें पीपीएम दे देगा। अगर एक बात और शेयर करना चाहूंगा मैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे परसेंटेज के हमने डिफरेंट पैरामीटर्स चेक किए कि क्या बेसिस अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर कभी बेसिस गिवन ना हो, अगर कभी बेसिस बताया हुआ ना हो, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग बेसिस ले लेते हैं मास। जैसे आपको क्वेश्चन में कहते हैं 5% सॉल्यूशन, इसने बताया नहीं कि ये 5% वेट बाय वेट है या 5% वेट बाय वॉल्यूम है या क्या है, तो आप क्या करेंगे, तो 5% अगर कुछ नहीं बताया तो बाय डिफॉल्ट हम समझ लेंगे कि वो बाय मास है, दैट इज कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 5 ग्राम सोल्यूट है। नेक्स्ट, कंसंट्रेशन के टर्म्स में एक और टर्म हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज नॉर्मेलिटी। हालांकि इस चैप्टर में फिलहाल हम इसको डिस्कस डिटेल में नहीं करेंगे, ये 11th स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ चुके होते हैं और ये आमतौर पर वहां हम लोग पढ़ते हैं जहां पर हम लोग इक्विवेलेंट वेट पढ़ते हैं। बस आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा कि नॉर्मेलिटी होता है मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर जिसको आप लोग एन फैक्टर के रूप में भी जानते हैं, तो मोलरिटी को अगर एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दे तो नॉर्मेलिटी आता है। अगर आप इसकी डेफिनेशन समझना चाहते हैं तो ये समझ लीजिए कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट है, इसी को कहते हैं नॉर्मेलिटी। हालांकि यहां पर हम लोग नॉर्मेलिटी को विशेष डिस्कस नहीं करेंगे। अब मैं आपको इन सारे फॉर्मूलों की समरी बता दूंगा और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये सारे फॉर्मूलों की समरी है। स्ट्रेंथ परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इनटू 10, मोलरिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन 1000 प्लस 1 अपॉन मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मोलरिटी अपॉन मोलरिटी प्लस 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, पीपीएम इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू 10 to the power 4 और नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। ये सारे फॉर्मूले हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं, डिराइव भी कर चुके हैं। नाउ अगर मैं इस पे 2 क्वेश्चंस का एग्जांपल लूं, पहला क्वेश्चन है
120 grams of urea is dissolved in 1000 grams of water to form an aqueous solution whose density is 1.15 gram per ml. तो कैलकुलेट स्ट्रेंथ, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, ppm, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। एक सवाल ये हो गया। अगर मैं इस पर थोड़ा सा आपको जानकारी दूं कि ये सेम सवाल आईआईटी पूछ चुका है 2005 में, सिर्फ मोलारिटी पूछा था। तो मैंने बाकी सारे भी पूछ लिए हैं क्योंकि आपको प्रैक्टिस कराना था। और एक दूसरा सवाल मैंने आपसे पूछा है कि एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मूला गिवन है C6H12O6 इज मार्क्ड 15% वेट बाय वेट एंड हैज अ डेंसिटी ऑफ 1200 kg पर मीटर क्यूब। कैलकुलेट स्ट्रेंथ, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, ppm एंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो अगर मैं इन दोनों सवालों में पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखूं और पहले मैं अगर मोलारिटी ही निकालने की कोशिश करूं तो ऐसे कर सकते हैं हम कि सॉल्यूशन का मास हो जाएगा 1000 प्लस 120, एंड देयरफॉर मोलारिटी की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मास अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? तो डेंसिटी से मास को डिवाइड कर दें, तो ये 112 अपॉन 115, यहां से आंसर आ जाता है 2.05 मोल पर लीटर। अब जैसे आपको बाकी सारी चीजें निकालनी है तो बहुत सिंपल है, इन फॉर्मूलों की के मदद से भी आप निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपको स्ट्रेंथ निकालना हो तो मोलरिटी में मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकालना हो तो स्ट्रेंथ को 10 से डिवाइड कर दीजिए, आपको परसेंटेज वेट बाय वेट निकालना हो तो आप डेफिनेशन भी यूज कर सकते हैं। डेफिनेशन के लिए आपको करना होगा 120 अपॉन टोटल मास इंटू 100। तो आप डेफिनेशन और फॉर्मूले या इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अगर आपको पीपीएम निकालना हो तो परसेंटेज वेट बाय वेट को 10⁴ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन बड़े आसानी से कर सकते हैं और मैं चाहूंगा कि ये दोनों क्वेश्चंस आप कर लें। और ये जो सवाल आपने सॉल्व किया ये 2.05 यही सवाल था आईआईटी 2005 का। अगर मैं फॉर्मूले की सहायता से डायरेक्टली निकालना चाहूं तो भी आप निकाल सकते हैं। कैसे? आप जानते हैं कि डेंसिटी बराबर मोलरिटी जो आपको निकालना है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट प्लस 1 अपॉन मोलरिटी कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहां से भी आपका मोलरिटी निकल सकता है कुछ इस तरह से। यही सवाल आईआईटी 2005 में पूछा गया था और ये आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इस सेकेंड क्वेश्चन के लिए मैं आपको सिर्फ एक ही हिंट दूंगा कि ये डेंसिटी जो है वो केजी पर मीटर क्यूब में दिया है। जब नॉर्मली हम जो फॉर्मूले यूज करते हैं उसमें डेंसिटी हम लोग ग्राम पर एमएल में यूज करते हैं, तो पहले हमें उस केजी पर मीटर क्यूब को कन्वर्ट करना होगा ग्राम पर एमएल में। 1200 केजी पर मीटर क्यूब को हम कह सकते हैं 1.2 ग्राम्स पर एमएल आप कन्वर्ट कर सकते हैं।